Good morning, students. Welcome to Learners Hub. Today topic is adverb. अब मैंने एक पहली लाइन बोली कि टुडे टॉपिक इज एडवर्ब। अब पहला जो सेंटेंस हमने लिखा वो लिखा टुडे टॉपिक इज एडवर्ब। अब इस सेंटेंस में पहले जो शब्द लिखा हुआ है टुडे, इज इट राइट और रॉन्ग? अब इसका डिसीजन आपको करना है ये एडवर्ब का चैप्टर फिनिश होने के बाद, ये सही होगा कि गलत होगा। अब एडवर्ब का बेसिकली मतलब क्या? एडवर्ब का मतलब क्या? ये जो चैप्टर लिखा हुआ है कि एडवर्ब सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो ये होता है कि एडवर्ब को लोग बोलते क्या है? क्रिया विशेषण, जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है क्रिया विशेषण। और डेफिनेशन के आधार पर देखा जाए तो जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए, अब एडजेक्टिव की विशेषता बताए तो एडजेक्टिव का मतलब तो होता है विशेषण। विशेषण की विशेषता बताना चाहिए, लेकिन लिखा हमने क्रिया विशेषण है। तो इस डाउट को पहले क्लियर करते कि क्रिया विशेषण बना कैसे है। एडवर्ब के दो पार्ट होते हैं, एड प्लस वर्ब। एड का जो एड बना हुआ है वो बना हुआ है एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव, और प्लस वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब ले लो या मेन वर्ब। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं दो प्रकार के, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो 24 है, मेन वर्ब की जो आइडेंटिटी है वो ना होती है, खाना पीना लेना देना। अब एडजेक्टिव जो लिखा हुआ है, एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण। और ये जो वर्ब है इसको हिंदी में कहते हैं क्रिया, ये कहलाया क्रिया। अब जो विशेषण की विशेषता बताए तो उसको हम कहते हैं क्या? प्राविशेषण। और जो क्रिया की विशेषता बताए उसको हम कहते हैं क्रिया विशेषण। कहीं कहीं पर एडवर्ब का मतलब प्राविशेषण भी है, क्रिया विशेषण भी है। तो एडवर्ब का मतलब कैसे प्राविशेषण? क्योंकि एडवर्ब बना है एड प्लस वर्ब, एड बना है एडजेक्टिव का शॉर्ट फॉर्म है। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, और विशेषण की विशेषता बताएगा तो प्राविशेषण, और वर्ब हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, आइदर हेल्पिंग और मेन वर्ब, और जो क्रिया की विशेषता बताएगा वो क्रिया विशेषण। हिंदी में एडवर्ब क्रिया विशेषण और प्राविशेषण दोनों कहलाता है, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ एडवर्ब ही होता है, सिर्फ एडवर्ब, चाहे वो क्रिया विशेषण हो चाहे प्राविशेषण हो। अब एडवर्ब के टाइप कितने होते हैं? जैसे नाउन के 5, प्रोनाउन के यदि टाइप हम देखें तो प्रोनाउन के कितने टाइप हो जाते हैं? 9, एडजेक्टिव के 10। वैसे एडवर्ब के जो टाइप होते हैं वो 3। इसका कोड बनेगा सर, SIR। इसके 3 टाइप होते हैं। एस का मतलब होता है सिंपल एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब। दूसरा आई का मतलब होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। और फिर तीसरा जो आता है वो कौन सा आया? तीसरा आया आर का मतलब होता है रिलेटिव एडवर्ब। ये 3 प्रकार के एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब का जो कोटेशन दिया गया है SIR में एस का मतलब होता है सिंपल एडवर्ब, आई का मतलब होगा इंट्रोगेटिव, आर का मतलब होता है रिलेटिव। अब में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? पहला जो दिया गया वो कौन सा है? सिंपल एडवर्ब। अब सिंपल एडवर्ब में कितने अक्षर हैं, मतलब अल्फाबेट्स कितने कहलाए? 6, SIMPLE 6। तो 6 अल्फाबेट हैं, तो इसके टाइप भी 6 ही होते हैं। 6 में कौन कौन सा है? इसका कोड बनेगा PMT/FAQ, ये इसका कोड बनेगा। अब PMT FAQ में हम चाहते तो 6 जो आपके अल्फाबेट है PMT FAQ, इन 6 का मैं एक वर्ड बना सकता था, लेकिन इसको भी PMT FAQ 2 पार्ट में डिवाइड करने का रीजन क्या है? रीजन ये है, जो PMT शब्द लिखा हुआ है ये अक्सर सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है, और FAQ है ये सेंटेंस के मिडिल में। अब मिडिल में कहीं भी यूज हो सकता है, ये मिडिल में। अब कैसे PMT लास्ट में और FAQ मिडिल में? तो इसका फुल फॉर्म, जैसे PMT, ये मैंने लिखा है यहाँ पर PMT में P का मतलब P फॉर प्लेस, P का मतलब होता है प्लेस। कोई भी जगह दिखाई जाए या कोई भी जगह हम बताते हैं, जैसे कि हेयर, देयर, इन, आउट, अप, डाउन, इनसाइड, आउटसाइड, ये सारी जगह हैं
जहां हम बोलते हैं वह वहां खड़ा है, वह यहाँ पर है, वो बाहर है, ये सब किसको डिनोट करते हैं? जगह को। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। और अब कोई प्लेस का नाम दे दे किसी भी जगह का, वो तो इटसेल्फ प्लेस होगा ही, बाकी यहाँ वहां, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, ये सब कहलाती है जगह। इंग्लिश में हेयर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, इन, आउट, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, ये सब कहलाएंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर दूसरा जो आता है वो आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, एम फॉर मैनर। मैनर इसको दूसरा टाइप होगा। अब एडवर्ब ऑफ मैनर को कैसे पहचानेंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर का बेसिकली हिंदी में मीनिंग होता है भाव। भाव मतलब जो रस होते हैं हमारे, वही एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। लेकिन हर शब्द का भाव समझना मुश्किल है, तो इसकी आइडेंटिटी होती है एल वाई। जिस भी इंग्लिश के किसी भी वर्ड में यदि एल वाई लगा है, दैट मीन्स दैट इज अ एडवर्ब ऑफ मैनर। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इसका कौन सा वर्ड है, तो जैसे स्लोली, फास्टली, रैपिडली, केयरफुली, फ्लुएंटली, सब में एल वाई लगा है। और सारी की सारी चीजें क्या दर्शा रही हैं? एक मैनर्स को दर्शा रही है, मतलब भाव को दर्शा रही है। तो सिंपल आइडेंटिटी है एल वाई। एल वाई है मतलब वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। फिर आता है टी, टी फॉर टाइम। अब ये टी फॉर टाइम मतलब समय को दर्शा रहा है। अब समय कौन सा हो सकता है? आज, कल, परसों, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, अभी के अभी, रिसेंटली, प्रेजेंटली, शॉर्ट टाइम, इन नो टाइम मतलब तुरंत तुरंत, ये टुडे, टुमारो ये मैं बता ही चुका हूं। ये सब काय में आएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम में, जो समय को दर्शाता है। चाहे घड़ी का समय हो 8 बजे, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, ये टाइम को दर्शाएगा। अब मैंने पहले बताया कि एडवर्ब पीएमटी, पीएमटी कहां पर यूज होता है? लास्ट में। तो कैसे लास्ट में यूज होता है? तो यदि हम बात करें प्लेस की, यदि कोई बोलता है कि मैं जबलपुर में रहता हूं, तो हम बोलते हैं आई लिव इन जबलपुर। तो जबलपुर इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये कहां यूज हुआ है? सेंटेंस के लास्ट में। दूसरा यदि हम बात करें एडवर्ब ऑफ मैनर में, तो एल वाई शब्द होता है, उसकी आइडेंटिटी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लिखें कि ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब ये शब्द कौन सा आया? फ्लुएंटली, एल वाई लिखा है। एल वाई मतलब ये फ्लुएंटली, मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर। और एडवर्ब ऑफ मैनर को मैंने कहा यूज किया है? सेंटेंस के लास्ट में। यदि इसको हम लिखें, यदि बोला जाए कि ही कैन स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश, तो मैं अर्थ तो सही हो जाएगा कि हाँ स्पोकन में सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर गलत होगा, क्योंकि एल वाई फ्लुएंटली के साथ जुड़ा है, मतलब इट इज अ एडवर्ब ऑफ मैनर। और एडवर्ब ऑफ मैनर ऑलवेज कम्स आफ्टर द सेंटेंस, तो लास्ट में आपने यूज किया। फिर तीसरा आता है टाइम, जो हमने आपको बताया एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एडवर्ब ऑफ टाइम भी कहां पर आएगा? लास्ट में। अब एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे हमने पहले ही बोला था, यदि आज कोई भी दिन है, जैसे आज मंडे, हम बोलते हैं कि टुडे इज मंडे। टुडे इज मंडे, ये मैंने बोला टुडे इज मंडे। अब इसमें टुडे जो होगा वो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम, जो समय को दर्शा रहा है आज। अब ये एडवर्ब ऑफ टाइम है और हमने शुरू में लगाया, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। ये कहां पर आना चाहिए? लास्ट में। और ये तो ये सेंटेंस क्या बनेगा? इट इज मंडे टुडे, ये सही होगा, क्योंकि टुडे इज अ एडवर्ब ऑफ टाइम। और जहां पर भी मैंने बताया कि जहां पर भी कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई सब्जेक्ट ना मिले, आप वहां पर इट या देयर, ये दो शब्द है, इनका आप यूज कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो ये हो जाएगा इट इज मंडे टुडे, इट इज अ राइट। टुडे इज मंडे स्पोकन में बिल्कुल सही, लेकिन ग्रामर में गलत हो जाएगा, क्योंकि टुडे इज द एडवर्ब ऑफ टाइम और ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में। और पहला ही सेंटेंस जो हमने बोला था वो ये बोला था, ये लिखा था हमने कि टुडे टॉपिक इज एडवर्ब, तो यहाँ पर टुडे इज अ रॉन्ग, ये होगा। आज का यदि हम बताना है तो हमको क्या बताना पड़ेगा कि आज हम क्या पढ़ा रहे हैं? एडवर्ब पढ़ा रहे हैं। तो आई एम, यदि हमको बोलना है तो आई एम टीचिंग एडवर्ब टुडे, नॉट टुडे टॉपिक इज एडवर्ब होगा, ये कहलाएगा। इसीलिए इसको हमेशा अपना यूज करना है, लास्ट में यूज करना है। फिर दूसरा आता है FAQ। FAQ का फुल फॉर्म क्या होगा? FAQ का फुल फॉर्म होगा F का मतलब होता है F फॉर फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी को दर्शाए। F का मतलब हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कैसे होगा? तो यदि हम कोई सेंटेंस लिखते हैं कि आई स्पीक इंग्लिश, ये सेंटेंस लिखा मैंने, नॉर्मली सेंटेंस लिखा, और इसी में फिर हमने आगे लिख दिया कि आई ऑलवेज स्पीक इंग्लिश।
नॉर्मली बोलने में देखा जाए तो दोनों सेंटेंस लगभग सेम ही है कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं हमेशा इंग्लिश बोलता हूँ। लेकिन जब हम ऑलवेज शब्द जोड़ते हैं तो इससे एक सेंटेंस में आवृत्ति आ जाती है, मतलब शुद्ध हिंदी में बोले तो एक वजनदारी बढ़ जाती है। तो उस वजनदारी को बढ़ाने के लिए अकॉर्डिंग टू ग्रामर बोले तो आवृत्ति फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए हमने कौन सा शब्द यूज कर लिया? ऑलवेज। इसका कोई मतलब नहीं है, सिंपल है। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं हमेशा इंग्लिश बोलता हूँ, सो भी इसलिए बात, लेकिन सुनने के बाद ये लगता है कि हमेशा ही बोलते होंगे। मतलब इस अकेले शब्द ने उस सेंटेंस की क्या बढ़ा दी? आवृत्ति बढ़ा दी। तो वो सेंटेंस जो सेंटेंस की जो वो शब्द जो सेंटेंस की आवृत्ति बढ़ाते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए ऑलवेज होता है, ऑफन होता है, रेयर होता है, सेल्डम होता है, ये जो शब्द हैं ये सिर्फ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस की आवृत्ति बढ़ाने के काम में आते हैं। तो ये जो शब्द होते हैं इनको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑलवेज, ऑफन, ऑल्सो, रेयर, सेल्डम, ये सब किसमें अंतर आते हैं, किसके अंतर्गत आएंगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के। दूसरा, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति। आवृत्ति मतलब बार बार आना, कोई चीज को बार बार आता है। जैसे हम अक्सर बोल देते हैं मैनी, यदि हम लिखते हैं एग्जाम्पल के लिए मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, इसमें शब्द कौन सा है? मैनी मैनी। मैनी मैनी कितने? 2 बार। किसी भी शब्द की फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति बार बार होती है, 2 बार आया मैनी मैनी, मतलब यहां पर ये कहलाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब का मतलब ये नहीं है कि डेफिनेशन के हिसाब से कि क्रिया की विशेषता बताए या विशेषण की विशेषता बताए वही एडवर्ब होगा। मैनी मैनी में ये किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, लेकिन मैनी मैनी 2 बार यूज हुआ है, मतलब फ्रीक्वेंसी को दर्शा रहा है, तो ये किसका पार्ट होगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का पार्ट होगा। ये फ्रीक्वेंसी में कौन कौन से आते हैं? वे शब्द जो किसी भी सेंटेंस की आवृत्ति बढ़ाएं या एक से अधिक बार यूज होते हैं, वो सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का पार्ट होते हैं। फिर ए का मतलब होता है अफर्मेटिव। वैसे तो सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, इसका भी मैं अंतर डिफरेंस बताऊंगा। कई बोल देते हैं सिंपल होता है, कोई बोलते हैं असर्टिव होता है, कोई बोलते हैं अफर्मेटिव हो जाता है। तो सबके अंतर है किसको क्या बोला जाता है। तो अफर्मेटिव का मतलब होता है यदि सेंटेंस या तो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, 2 में से कोई एक होगा। इसीलिए एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव का यूज ज्यादा नहीं है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस लिखा जाएगा या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, आइदर इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। इसलिए सिर्फ ये समझाने के लिए कि हाँ अफर्मेटिव एडवर्ब का ही पार्ट है, इसीलिए हम इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव। सेंटेंस पॉजिटिव निगेटिव कोई भी हो सकता है। फिर छठवा जो आता है वो आता है क्यू। क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब जो मात्रा को दर्शाए, किसी भी चीज की मात्रा को दर्शाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम बोलते हैं वेरी मच, टू, सो, होल, लिटिल, फ्यू, सम, ये सब जो वर्ड हैं ये सब क्या दर्शाते हैं? किसी भी चीज की क्वांटिटी को दर्शाते हैं। और क्वांटिटी को दर्शाते हैं तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ये उसका पार्ट है। अब यदि यहाँ पर हम सेंटेंस में लिखते हैं कि ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय लिखा तो गुड तो हो गया क्या यहाँ पर? एडजेक्टिव। और जैसे हम यहाँ पर नीचे दूसरा सेंटेंस लिखते हैं कि ही इज अ वेरी गुड बॉय, तो हम वेरी को फट से बता देते हैं कि वेरी जो है वो गुड के आगे लगा है, मतलब गुड की विशेषता बता रहा है, तो वेरी इज द एडवर्ब। लेकिन कौन सा एडवर्ब होगा? वेरी क्वांटिटी की मात्रा को दर्शा, मतलब क्वांटिटी दिखा रहा है। क्वांटिटी दिखा रहा है मतलब वो बहुत अच्छा, नापने वाली क्वांटिटी से नहीं, भाव से भी होता है, ये क्वांटिटी को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर जो वेरी कहलाएगा वो कहलाएगा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। गुड हो गया एडजेक्टिव, और वेरी कहलाएगा कि वेरी को हम एडवर्ब बोल रहे हैं, ये आएगा किसका पार्ट हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का पार्ट हो जाएगा। तो एडवर्ब में जो हमने 6 टाइप बताए आपको एडवर्ब के, PMT, FAQ, ये फर्स्ट लिखा PMT में, P फॉर प्लेस, M फॉर मैन और T फॉर टाइम, और ये हमेशा कहां पर आएगा? सेंटेंस के लास्ट में आएगा। FAQ में F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब मैंने बताया कि वो शब्द जो किसी सेंटेंस की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बढ़ाए या एक शब्द 2 बार आ जाए, वो अफर्मेटिव। एडवर्ब अफर्मेटिव में सेंटेंस पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। और क्यू फॉर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, जो उसकी मात्रा को दर्शाता है। तो ये एडवर्ब के 3 टाइप जो मैंने बताए। SIR में पहला कौन सा था? सिंपल। तो सिंपल एडवर्ब के 6 टाइप थे। दूसरा आता है इंट्रोगेटिव। अब ये इंट्रोगेटिव कौन सा कहलाएगा?
ये आएगा इंट्रोगेटिव। एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वैसे भी हम सब जानते हैं कि इंट्रोगेटिव की पहचान क्या होती है? क्वेश्चन मार्क फर्स्ट, दूसरा हेल्पिंग वर्ब आगे होना चाहिए और तीसरा WH। ये तीन इसकी आइडेंटिटी होती है। किसी भी क्वेश्चन में यदि क्वेश्चन मार्क लगा है तो अंडरस्टूड है कि इंट्रोगेटिव होगा, लेकिन यदि हेल्पिंग वर्ब आगे है और WH आगे तो वो भी इंट्रोगेटिव ही होता है। तो जैसे हम लिखते हैं कि हमने लिखा हु आर यू, ओबियसली इसमें हु आगे लिखा हुआ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, दोनों कंडीशन में क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव हो जाएगा। आर यू गोइंग लिखा, आर यू गोइंग ये क्वेश्चन लिखा, इसमें हमने आर हेल्पिंग वर्ब आगे तो भी होगा, और W इंट्रोगेटिव का साइन लगा वो तो हो गई होगा। इसीलिए जितने भी WH कैलकुलेट किए जाते हैं, चाहे आप हु ले लें, व्हेन ले लें, व्हाट, वेयर, विच, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ फॉर, जितने भी WH होते हैं वो सब किसका पार्ट कहलाते हैं? वो सब एडवर्ब का पार्ट है। सारे के सारे एडवर्ब का पार्ट कहलाते हैं, क्योंकि ज्यादातर कंफ्यूजन ये होता है कि ये जो WH है हम इसको किस चैप्टर में रखें। तो ये सारे के सारे WH जो है किसका पार्ट होते हैं? वो एडवर्ब का पार्ट होते हैं। और एडवर्ब का जो दूसरा टाइप है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ये सब उसके अंतर्गत आते हैं सारे WH। और फिर तीसरा जो हमने आपको बताया, तीसरा जो टाइप है इसका वो कहलाता है कौन सा? रिलेटिव एडवर्ब। अब ये रिलेटिव एडवर्ब क्या कहलाता है? रिलेटिव एडवर्ब का मतलब ये होता है कि जैसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब में WH कहां पर होता है? स्टार्टिंग में होगा तो वो इंट्रोगेटिव। रिलेटिव जितने भी WH आप लीजिए, मैंने बताया कि चाहे आप व्हाट ले लें, व्हेन ले लें, वेयर ले लें, हु ले लें, विच, ए टू जेड जितने एटसेट्रा जितने भी WH होते हैं वो सब के सब किसका पार्ट है? एडवर्ब का। और यदि ये सारे WH स्टार्टिंग में आ जाएं, शुरू में क्वेश्चन के शुरू में आते हैं तो वो सब इंट्रोगेटिव हो जाते हैं। लेकिन यदि यही WH सेंटर में आ जाए, मतलब बीच में, दो सेंटेंसों के बीच में यदि कोई भी WH आ जाता है तो वो सब के सब रिलेटिव एडवर्ब बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि हम बोलें कि दिस इज द इंस्टीट्यूट, दिस इज द इंस्टीट्यूट वेयर आई कम, ये बना क्वेश्चन। पहला सेंटेंस कौन सा है? दिस इज द इंस्टीट्यूट, दूसरा है आई कम। दोनों को जोड़ने वाला शब्द कौन सा है? वेयर। वेयर की हिंदी क्या होती है? कहां, और यूज करते हैं हम प्लेस के लिए। चूंकि इंस्टीट्यूट की बात चल रही है, प्लेस है तो सही यूज हुआ, लेकिन हिंदी क्या होती है? कहां। लेकिन इसकी हिंदी कहां निकल रही है? यहां इस पे हिंदी क्या निकल रही है? जहां। यही वो संस्थान जहां मैं आता हूं। तो जब भी कोई WH बीच में आता है, दो सेंटेंसों को जोड़ता है, और उसकी हिंदी कौन सी निकलती है? जो, जब और जहां। यदि ये हिंदी निकलती है तो वो कहलाता है रिलेटिव एडवर्ब। सिंपल शब्दों में यदि बोलें कि यदि कोई WH किसी सेंटेंस के शुरू में आता है तो वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब बन जाता है, और यदि कोई WH किसी सेंटेंस के बीच में आता है, दो सेंटेंसों के बीच में आ जाता है तो वो रिलेटिव एडवर्ब बन जाता है, और उसकी हिंदी निकलेगी जो, जब और जहां। इसी को दूसरी भाषा में, ये रिलेटिव जो एडवर्ब मैंने बताया, इसी को दूसरी भाषा में क्या कहा जाता है? क्लॉज। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग चैप्टर पढ़ते हैं कि क्लॉज का चैप्टर आता है। क्लॉज क्या कहलाता है? हिंदी में उपवाक्य कहलाता है। हिंदी में आप पढ़ेंगे सेम है, उपवाक्य। क्लॉज का मतलब क्या होता है? तो क्लॉज रिलेटिव एडवर्ब का ही दूसरा नाम क्लॉज कहलाता है। कोई भी WH 20 सेंटेंस में रखा हुआ है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, दैट इज क्लॉज। और यदि ग्रामेटिकल पोर्शन बोले तो रिलेटिव एडवर्ब। ये एडवर्ब के तीन पार्ट मैंने बताए। पहला सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब कितने टाइप हो गए? ये आप देखें, पहला आता है इसमें ये सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब के 6 टाइप, PMT, FAQ। और दूसरा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, WH और हेल्पिंग वर्ब। और तीसरा रिलेटिव एडवर्ब, वही WH यदि बीच में आ जाता है तो रिलेटिव एडवर्ब बन जाता है, और इसका दूसरा नाम है क्लॉज। तो ये एडवर्ब का सिंप्लीफिकेशन, बिल्कुल सिंपल, कि कितने टाइप होते और कैसे समझ सकते हैं। आगे इसी प्रकार से मोर इसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, इंग्लिश के बारे में पूरी ग्रामेटिकल पोर्शन जानने के लिए आप देखते रहिए लर्नर सब के वीडियोस। और आगे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।